बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज एक बहुत अहम खबर आपसे सबसे पहले शेयर करेंगे और वो मुंसलिक है रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन की। जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एलानिया जारी किया और उसमें उसके मुताबिक जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के जितने अहदेदार हैं उनको काम करने से रोक दिया गया है। और इसमें बहुत सारी कुछ पेचीदा चीज़ें हैं जो आज आपसे डिस्कस करेंगे, डिटेल में एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या हकायक हैं। एक प्रेस रिलीज़ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी की गई, या एक डॉक्यूमेंट अगर आप उसको ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ दे सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में तमाम तर चीज़ें जो थी वो मेंशन थी। उसमें स्क्रूटनी का भी जिक्र किया गया और बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदार जो हैं उनको काम करने से रोका गया है। इससे पहले ही इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मामलात में भी यही देखने को मिला कि जो स्क्रूटनी थी और उसके अलावा जो डिसीजंस कोर्ट में पेंडिंग थे उसके तहत जब उनका फैसला आया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये फैसले का ऐलान किया तो इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन को भी अपने काम से रोक दिया गया और उनको भी यही कहा गया, उनके जितने अहदेदार हैं, कि वो अब अपनी पोजीशंस पर फाइज नहीं हैं और बाकायदा तौर पर उनको रोका गया कि वो जो डे टू डे अफेयर्स हैं क्रिकेट एसोसिएशन के। अब ये बहुत एक अहम मरला इसलिए है कि मैंने अपनी सारी क्रिकेट इस्लामाबाद में खेली है, रावलपिंडी के मामलात भी क्योंकि शहर हमसे जुड़ा है हमें पता है। मेरा ये ख्याल है कि क्रिकेट एसोसिएशन के मॉडल्स को आज हमें बाकायदा तौर पर डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लब्स हैं इनसे बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं उनका मुस्तकबिल जो है मुंसलिक है। और जब क्रिकेट एसोसिएशन के लेवल के ऊपर चीज़ें सेटल नहीं हो पाएंगी, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी खैर अब हम देख ही रहे हैं बहुत अरसे से सेटल नहीं हो पाई। एक मैं कहूँगा पिंग पोंग जो है वो चलता रहा है, कभी इनके पास था चार्ज कभी उनके पास था चार्ज। उसकी वजह से क्लब क्रिकेट, और ये लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है लेकिन वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है जब आप इस्लामाबाद की खास तौर पर बात करते हैं। तो इस बारे में हम ज़रूर जो है वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद ट्राई सीरीज़ की बात करनी है जहां पर अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का मैच जो है वो ऑब्वियसली हमने डिस्कस ज़रूर करना है डिटेल में भी। हमने 2 विक्ट्रीज तो ले ली, लेकिन यूएई जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अच्छा चैलेंज देंगे, थोड़ा सा बीच में वो पैचेज में नज़र ज़रूर आए, लेकिन अफगानिस्तान को क्रेडिट देना होगा, उन्होंने वो मैच जीता और डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी उनके साथ था। और तमाम तर जो आगे वाला स्केड्यूल है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती जा रही है एशिया कप से पहले, ये भी हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि 2 रिटायरमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट की हमने आपसे डिस्कस करनी है। उसमें सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की जिसमें उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और मेरे ख्याल से एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, इन एंड आउट होते रहे हैं, थोड़ा सा हम फ़लसफ़ा नहीं समझ पाए। अगर आज वो ज़रूर सर्किट में इन होते तो आई थिंक वो हमारे कोच के बड़े फेवरेट कहलाए जाते हैं, क्योंकि अब वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसकी हम बात करते हैं जो आसिफ अली उस वक्त खेल रहे थे। और इतना ज़्यादा उस टाइम एवरेजेस को लेकर एक वावेला मचा रहा कि हमने ये नहीं देखा कि उनका रोल क्या होना चाहिए, रादर हमने ये देखा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है इसलिए उनको टीम से बाहर कर दें। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ फिर मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, मेरे लिए बहुत शॉकिंग रिटायरमेंट है, क्योंकि आई थिंक मिचेल स्टार्क की जब आप T20 क्रिकेट में स्पेशली बात करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा ये कम्युनिकेशन है क्रिकेट बोर्ड की अपने प्लेयर्स के साथ जिसको हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रेप्लिकेट किया जाए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को यूं ही आगाह कर दिया जाता है कि वो आने वाले प्लान्स में नहीं हैं, बाकायदा तौर पर फॉर्मली उनसे बात होती है, वो साथ ही रिटायरमेंट का फैसला कर देते हैं। तो आई थिंक मिचेल स्टार्क, व्हाट अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ द गेम दैट वी ऑल लव। एक शानदार करियर है उनका T20 का जो अपने इख्तिताम को पहुँचता है, इस बारे में भी ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताना है आईसीसी ने वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया है और 200 मिलियन जो है वो हम बात करते हैं, अगर 297 ओवरऑल इसमें इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर $13.88 मिलियन की इनामी रकम जो है वो मुख्तस की गई है। ये बहुत बड़ा कदम है इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आप वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं तो चाहे वो पे ग्रेड्स हों चाहे वो इनामी रकम हो, उसको एट पार बहुत जगहों पर अब लाया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा पिछले 3 सालों में देखने को मिला है। तो इन तमाम चीज़ों पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अब मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारी एक्सपर्ट और एंकर जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी कोच हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट एकेडमी भी रन करते हैं। और अब मैं हमेशा कहता हूँ जो बंदा जूनियर लेवल पर काम कर रहा है वो ज़रा हकाइक से ज़्यादा वाकिफ़ होता है, ख़ास तौर पर जब ये क्रिकेट एसोसिएशन और क्लब क्रिकेट की बात आती है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा मुबीन शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुबीन साहब? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज़ वेल। इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले मैं बहुत एक अहम नुक्ता है जो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने
मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा अहम ओवरऑल पर्सपेक्टिव रहा है। और इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी कि इससे पहले भी हम यही देख चुके हैं कि इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के भी यही मामला थे जिनके बारे में जो है ये बाकायदा तौर पर बताया गया। तो ये बड़ा सिंपल है कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में क्रिकेट क्लबों की जो स्क्रूटनी जून 2018 में पीसीबी स्क्रूटनी कमेटी ने की थी, जिसके बाद जो है वो बहुत सारे मामला जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनमें भी काफ़ी तब्दीली आई। इसमें डिप्टी इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च 2019 के हुक्मनामे के जरिए इसको कलअदम करार दे दिया गया। इसके बाद डीसीए रावलपिंडी के इंतखाबात 2023 में स्क्रूटनी की बुनियाद पर जो कराए गए थे और 2023 में होने वाले ये डीसीए रावलपिंडी के इंतखाबात को भी चैलेंज किया गया था। और उसके बाद अगर आप बात करें कि 5 जुलाई 2024 को जो एक हुक्मनामा जारी किया गया एक जज साहब के तहत, उनके तहत यह हिदायत दी गई कि स्क्रूटनी जल्द से जल्द 22 मार्च 2019 के पीसीबी के मुताबिक जो है वो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म की तामील में की जाए जो 2024 है। तो इसके बाद जो है वो तमाम अहदेदार जितने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रावलपिंडी से मुंसलिक हैं उनको काम करने से रोक दिया गया। एक बाकायदा तौर पर लेटर भी इशू किया गया जो कि इशू किया अब्दुल्ला खुरम नियाजी, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आएगा। और वहाँ पर रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम फंक्शनिंग एज ऑफिस बेयरर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रावलपिंडी, और ये 1 सितंबर को ये लेटर जो है वो बाकायदा तौर पर जारी किया गया। थोड़ी सी मैं तफसीलात इसकी जानता हूँ, फिर आपसे डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। मोई शाह साहब से पहले तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा टेक्निकली हमें ये समझाएं, क्योंकि इसको टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि हाल ही में हम इस्लामाबाद के साथ भी यही मॉडल एक देख चुके हैं। देखें, ये बड़ी लंबी दास्तान है मैं अगर आपको इस पे बताऊं, क्योंकि मैं आई एम प्रीवी टू ऑल दिस। जो 87 और 88 से इस पिंडी या इस्लामाबाद की क्रिकेट के साथ होता रहा है, आप यकीन करें हर दौर में मैंने देखा है और हर तरह के लोग मैंने देखे हैं, पिंडी को भी हेड करते हुए, इस्लामाबाद को भी हेड करते हुए। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि उस दौर से लेके आज तक कितने क्रिकेटर्स का कैरियर तबाह हुआ है, ये इसमें कोई मैं मुबालगा राय नहीं कर रहा हूँ कि या मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं। स्टेटमेंट है ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ऐसे बड़े बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर जो कि दिल बर्दाश्त होके फिर जाके या उन्होंने एक पढ़ाई को शुरू कर दिया या वो बाहर चले गए या रोजगार की तलाश में, किसी और रोजगार की तलाश में कहीं और निकल गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप अपनी सियासत को, मैं किसी एक बंदे को यहाँ ब्लेम नहीं करूँगा, मैं तमाम को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पास है कि जो मुख्तलिफ अदवार में इसको हेड करते रहे। कुछ अच्छे लोग भी रहे, सच्ची बात आपको बताऊं, लेकिन एज अ होल जो इम्पैक्ट आया पिंडी और इस्लामाबाद की क्रिकेट पे, यहाँ टैलेंट बेपनाह है, याद रखिएगा। क्योंकि पिंडी और इस्लामाबाद से जितने क्रिकेटर मेरा ख्याल है ये टर्न ऑफ द सेंचुरी और उसके बाद निकले हैं, और ख़ासकर मुझे तो वो भी वक्त याद है, मैं शायद एक दफ़ा पहले भी आपसे कहा था कि 93 में नेशनल चैम्पियन थी रावलपिंडी की टीम, नेशनल अंडर 19 चैम्पियन जिसका शुएब अख्तर भी जिसका ऐसा थे, मोहम्मद वसीम भी जिसका ऐसा थे, परवेज़ इकबाल एक होते थे वो भी उसका ऐसा थे, और बड़े बड़े ये नवीद कुरैशी जो टेस्ट क्रिकेट बाद में जाके टेस्ट क्रिकेटर बने ये भी उसका ऐसा थे, बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे। मुझे आज तक याद है कि वो 93 की वो टीम, न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी यूथ की टीम, और उनकी भी शायद अंडर 19 या अंडर 21 टीम थी, उसके साथ एक प्लेयर भी नहीं इसको पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। फिर क्या हुआ कि वो जब मुझे वो दिन भी नहीं भूलता कि जब पिंडी के साथ उनका आखिरी एक मैच चैंपियन के साथ होता है, वो पिंडी के साथ क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त ऑर्गेनाइज कर दिया, और मुझे आज तक याद है कि शुएब अख्तर ने एक सेशन में 8 for 32 लिए, और उसका मैं गवाह हूँ पिंडी स्टेडियम में, ये 93-94 की बात है कि वो 64 में पूरी टीम आउट होगी। हालांकि वो न्यूजीलैंड की वो वाली यंगस्टर पूरे पाकिस्तान की मेन टीम को हराते हुए यहाँ पे आए थे। तो ये मैं एक बात कर रहा हूँ एज अ होल जो सिनेरियो बनता रहा है। और आप लोकल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, हर दौर जिसके पास पावर होती है, जो दौर आता है उसके पास पावर होती है, और दूसरे क्लबों को बिल्कुल साइड पे कर देता है। उनके क्लब का अच्छा लड़का भी है, वो भी आपको नजर नहीं आएगा, और जब दूसरे आते हैं वो एग्जैक्टली इसी तरह करते हैं। और मैं तो इसको मैं बहुत अच्छा एकदम कहूँगा, कदम बहुत अच्छा स्टेप लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, खासकर ये पिंडी का जो उन्होंने डिसीजन किया है कि एक एडहॉक कमेटी या जो भी है। क्योंकि देखिए, एक तो आपने स्क्रूटनी की बात की 2018 की, एक मेरा ख्याल है 2022 में भी हुई थी, वो 2022 में भी हुई थी, उसको भी नल एंड वाइड बाद में करार दिया गया था। तो ये स्क्रूटनी अपनी मर्जी से जो जिसके पास इख्तियार पावर
कॉरिडोर ऑफ पावर्स में जाके क्रिकेट बोर्ड में आता है, वो अख्तियार इस्तेमाल करते हुए और दूसरों को पिन डाउन करते हैं, दूसरों को अंडर प्रेशर करते हैं, दूसरे क्लब की कोई नहीं चलता, फिर वो साइड पे हो जाती है वो स्क्रूटनी, नई स्क्रूटनी शुरू हो जाती है। इसका अब क्या होना क्या चाहिए और किस तरह होना, मैं इसको परसू करना चाहिए, इसका एक पूरा मॉडल हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा जाती तौर पे ये भी एतराज रहा है, क्योंकि इसमें से एक स्क्रूटनी में मैं खुद भी शामिल था, मुझे वो भी वक्त याद है, इस्लामाबाद में एक स्क्रूटनी हुई तो एक बार एक इंडिपेंडेंट इदारे को ये टास्क दिया गया, इंडिपेंडेंट इदारे को लेकर आए कि जी आप स्क्रूटनी कराएं। हमने एक आउटसोर्स स्क्रूटनी जो है वो हमने देखी, उसके अंदर भी कैसे प्लेयर्स पूरे किए गए, कौन कौन से क्लब्स थे जिनको रजिस्टर कर लिया गया, वोटिंग राइट किसको दे दिया गया, ये तमाम तर वो मामलात हैं जिनसे हमने खुद सफ़र किया है एज क्लब क्रिकेटर्स। राजा साहब, आप भी एक क्लब का हिस्सा हैं, आपने ओवरऑल क्रिकेट भी देखी है, फिर आप ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास लेवल पर भी कोचिंग भी करते रहे, खुद भी एज अ क्रिकेटर खेले हैं। वो करियर्स की बात कर रहे थे तो मैं कहने लगा था एक और शानदार करियर जो था वो हमने देखा है, लेकिन ये इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे ओवरऑल? ये तीनों दोनों स्क्रूटनीज के अंदर भी आपका क्लब उसका हिस्सा रहा, अब एज नॉट जस्ट एज अ क्लब रिप्रेजेंटेटिव योरसेल्फ, लेकिन आप एक खुद भी प्लेयर हैं, ग्रास रूट लेवल पर भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए अहमद भी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा जो ये टॉपिक है आपने इसको रेज़ किया, इतने बड़े पॉइंट को रेज़ किया। देखें, डिस्ट्रिक्ट जो क्रिकेट होती है ना, ये मेन डोर है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बेस ही करती है आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के ऊपर, और वो बेस करती है क्लब क्रिकेट के ऊपर। जब आप मेन डोर पे से ही आप अपनी मनपसंद लोगों को आगे लाना शुरू कर देंगे और वहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ शुरू कर देंगे, तो फिर आप बुनियाद इस तरह की डाल के आप कैसी अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे? तो मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है हमेशा, इस तरह शाह साहब ने जिक्र किया, ये अभी की बात नहीं, बड़ी पुरानी दास्तानें हैं, और मेरे ख्याल से शायद ये राइट टाइम है। अब वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं की जा सकती जो पहले अदवार में होती रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो हकायक हैं, बुनियादी जो हकायक इस लेटर के पीछे हैं, जो पीसीबी के डिसीजन के पीछे हैं, थोड़ा सा मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, ये बात शुरू होती है 2018 की स्क्रूटनी से, और 2018 में जब स्क्रूटनी हुई तो उसमें स्क्रूटनी सारा उसका अमल कंप्लीट कर दिया गया। मनपसंद जो क्लब्स थे उनको एक्टिवेट कर दिया गया, एक्टिव कर दिया गया, उनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए, और मुतासरीन में से हम भी शामिल थे, हमारा क्लब भी शामिल था, और पिछले 7-8 साल से, उससे पहले भी बड़ा बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर रहा था। उसमें लड़के पाकिस्तान अंडर 19 भी खेले, सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारा क्लब था। लेकिन बुनियादी वजह ये बनी, बहुत सारे मुतासरीन थे, उसमें 16 क्लब्स ऐसे थे जिनको एक्टिव कर दिया गया। उसकी वजह ये बनी कि जो एसोसिएशन थी उसका जो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक आइन है क्लब्स के लिए, 2014 का आइन अभी रिसेंटली चल रहा है, फिर बीच में 2019 का भी आइन आ गया था। उस मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी एसोसिएशन है उसको हर साल में क्लब्स के टूर्नामेंट्स करवाने पड़ते हैं, जो कि उन्होंने नहीं करवाए, डिफाइंड है कि डेफिनेटली। लेकिन उसमें हुआ ये कि उन्होंने क्या किया कि बुनियादी और बस वैसे ही फर्जी बुनियादों पे और फेक टूर्नामेंट्स करवा के, डॉक्यूमेंटेशन पे करवा के, डॉक्यूमेंट्स बना के लड़कों के किसी के 100 करवा दिया, उसमें 6 साल का बच्चा भी खेल गया, किसी में 10 साल का बच्चा खेल गया। उसमें आप ये देखें कि अशूरा वाले दिन भी मैचेस लिखे गए। देखिए, 2 नंबरी, या वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना, 2 नंबरी की भी आप इंतहा देखें कि वहाँ पे अशूरा वाले दिन में भी मैचेस रखे गए। आखिर में हुआ ये कि हमारे सारे जो क्लब्स थे, जो हमको साइड पे कर दिया गया, हमारी जो कंप्लेंट्स थी हम लेके बोर्ड में गए, अदालत में गए, और वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि उस स्क्रूटनी को हमने जो है वो नल एंड वाइड करवा दिया, चैलेंज किया। जो वहाँ के अहमद शहजाद फारूक राना साहब थे, उन्होंने उसको पूरे अमल को नल एंड वाइड करार दे दिया। उसके बाद उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती थी। साथ ही 1 साल के बाद जो सेटअप चेंज हुआ, आपका 2019 का आइन आ गया क्लब्स के लिए, क्योंकि फिर जो है वो नादरन सेटअप आ गया, एसोसिएशन की जो क्रिकेट थी वो आ गई। उसके बाद ये हुआ कि 2022 में एक नई स्क्रूटनी हुई। देखें, अब मैं बात करता हूँ अहमद भाई, 10 साल पहले वाली जो क्रिकेट थी वो डिफरेंट थी। अब देखना, स्क्रूटनी तो होती है आज के हवाले से ना, कि आज आपकी या हमारी क्या पोजीशन है, आज इस क्लब की क्या पोजीशन। 10 साल पहले तो बेशक जितना मर्जी अच्छा था, लेकिन आज उसकी जो है वो हैसियत क्या है, क्या वो एक्टिव है या नहीं है, उनके पास नेट्स हैं या नहीं है, उनके पास ग्राउंड्स हैं या नहीं, वो मैचेस खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, तो उसके ऊपर आपकी स्क्रूटनी होती है। 2022 में बड़ा अच्छा इकदाम किया पीसीबी ने मेरे ख्याल से, कि एक आज़ाद इदारे को, जिस तरह आपने जिक्र किया, KPMG ने को उन्होंने आउटसोर्स किया ये सारी स्क्रूटनी का जो अमल था, और बड़ी टफ किस्म के जो है वो क्राइटेरिया था, और उसमें मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा उन्होंने सारे क्लब्स को देखा, और वहाँ पे वो सारे क्लब जो इनएक्टिव हुए थे उन सबको उन्होंने भी एक्टिव किया, और जो बोगस क्लब्स थे उन सारों को उस लिस्ट से निकाल दिया। जिसमें मेरा अपना क्लब था, उसमें उसको फुल मेंबर के तौर पे, एसोसिएट मेंबर के तौर पे वोटिंग राइट्स भी मिल गए। अब दोबारा ये हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई
और दोबारा देखें ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे बेस करती है ना। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, थोड़ा सा नीचे से भी सेटअप चेंज हुआ, तो क्या हुआ कि फिर दोबारा से चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। उसमें ये हुआ कि दोबारा से 2019 के आइन को ख़त्म करके दोबारा से 2014 का आइन बहाल करार दे दिया गया। जब वो दोबारा से बहाल हुआ, उस पे जाके सारा मसला फिर हो गया कि अब बोर्ड का आइन ये कहता है कि हर 6 साल में स्क्रूटनी ड्यू होती है, कि 6 इयर्स के अंदर अंदर आपको जो स्क्रूटनी है वो मस्ट करवानी पड़ती है। लेकिन 2013 के बाद से लेके, क्योंकि 18 वाली नल एंड वाइड हो गई थी, 2013 से लेके 2022 तक कोई स्क्रूटनी नहीं हुई थी 9 साल में। लेकिन एक फेक वोटर लिस्ट की बुनियाद पे 2013 की स्क्रूटनी की बुनियाद पर अपने मनपसंद क्लब्स को डाल के दोबारा से इलेक्शन करवा दिए गए, और जो उसके बाद से दोबारा जो है वो एक बिला मुकाबला इलेक्शन हुए, और उसमें जो है वो तमाम उहदेदारान जो है वो इलेक्ट हो गए। और उसके बाद अब जाके इस पे एक्शन हुआ, जब दोबारा सारे क्लब्स ने शोर किया, हमने जाके पीसीबी को भी कंप्लेंट्स की, बहुत सारे जो क्लब्स थे उन्होंने कंप्लेंट्स की कि ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जिसकी बुनियाद पे जो खुरम न्याजी साहब हैं, मैं क्रेडिट दूंगा उनको मेरे ख्याल से, कि जिन्होंने बेहतरीन फैसला किया और फैक्ट्स की बुनियाद पर किया। और अब अल्लाह करे कि ये जो क्रिकेट है वो आगे की तरफ चले। और इसमें बुनियादी किरदार मेरे ख्याल से जो असल में जो टर्निंग पॉइंट था वो मलिक इमरान साहब की रेट थी, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट में जाके फैसला हुआ, और उसकी बुनियाद पे सारी पीसीबी में चीज़ें गई, और ये सारा कुछ आपके बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो हो गई टेक्निकलिटीज़, लेकिन सैयद मोहम्मद अवैस, मैं और आप भी इसी शहर में क्रिकेट खेलते हैं, हमने खुद क्लब्स के ग्राउंड्स का मसला हमने बड़ा रेस किया है। इवन आप जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मुंसलिक हैं, बड़ी दफ़ा कोशिश की गई है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको कोई ग्राउंड की सहूलियात और ये, लेकिन हम आज तक यही नहीं समझ पाते कि ग्राउंड जो है वो क्लब की मलकियत है, वो किसके पास जाना है। ये तो एक अलग लेवल पर मसाइल है। अब क्योंकि मैं इस बेसिक लेवल पर आ रहा हूँ, आप पूरी दुनिया में क्रिकेट देख कर आए हैं, क्लब क्रिकेट जो है, स्कूल क्रिकेट के बाद मैं कहूँगा, क्लब क्रिकेट ही वो जगह है जहाँ से आपने प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं। जब उन्हीं 2 बड़े शहरों में उसके ये हालात हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? यार अहमद भाई, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैं 90s की बात करता हूँ, जो हमारी पैदाइश अपना ईयर्स है सबके, वहाँ पर क्लब क्रिकेटर भी कहलाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। क्लब क्रिकेटर है, इतना कंपटीशन आपके पास होता था। अब तो अनफॉर्चुनेट है कि बहुत से स्लीपिंग ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पर लड़कों के नाम लिखे हुए हैं लिस्टेड डॉक्यूमेंट के ऊपर हैं, लेकिन ऑन द फील्ड वो मौजूद नहीं होते। इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि मैंने बहुत काम किया, आपसे डिस्कस भी करता है मैं जब हम काम कर रहे थे। मसला ये, ग्राउंड्स आपके पास हैं, जब आप एक इदारे के पास जाते हो, आप उस इदारे से रिक्वेस्ट करते हो, डॉक्यूमेंटेशन अपनी लेके जाते हो, फिर अपना पूरा फाइनेंशियल फीडबैक लेके जाते हो कि हमने ऐसे काम करना है, स्ट्रक्चर ऐसा है हमारा, कि पता है उनको कि यार स्ट्रक्चर तगड़ा है इनका। जब बात आती है कि यार डॉक्यूमेंट पे साइन करो, हमें लीज डॉक्यूमेंट पे क्लब दो, हम उसकी स्क्रूटनी करने के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे, विकेट्स हैं, चाहे सबसे बड़ा एक मसला आपके क्या है यहाँ पर, हम खुद जाते हैं इनके पास, बहुत तगड़ा क्लब चला रहे हैं, ये भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, शाहजी स्पोर्ट्स पे काम करते रहे, वुमेंस का आपके पास क्लब ही नहीं है इस्लामाबाद में। चलो मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, वुमेंस क्रिकेट एकेडमी पे काम करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, हर चीज़ मेरे पास पूरी है। जब एक इदारे के पास जाता हूँ, कहता हूँ मेरे साथ बैठ के टेबल टॉक करो, आखिर पे वो इदारा कहता है नहीं वो केस उधर गया हुआ है, केस उधर गया हुआ है, हम आपको वर्बली दे देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, वर्बली अगर मैं क्लब अगर इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाके इनिशियली 30, 35, 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उस क्लब को ज़्यादा शोर मचाने के लिए कि क्लब काम कर रहा है, यार अवैस का क्लब काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने उसकी ब्रांडिंग पे काम करना, हर चीज़ पे करना है। जैसी वो ब्रांडिंग मेरी थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ी जाती है, शोर पड़ता है कि उसका क्लब बड़ा अच्छा हो रहा है, 3-4 महीने मैक्सिमम कह रहा हूँ, शायद हद मार लो 6 महीने, एकदम एक बंदा आता है जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो अनफॉर्चुनेटली होता रहा यहाँ पर, आता है वो वापस आपसे चाबी ले लेता है, क्लब को ताला लगा देता है। जितनी इन्वेस्टमेंट थी, जितना उस फ्यूचर वो प्लेयर्स ने इन्वेस्ट किया, 6 महीने के अंदर किया, साल किया हो, जो आगे अपना फ्यूचर अपना बना रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं, मुझे बताएं उनका क्या कसूर है? सबसे ज़्यादा ये जो क्लब्स वाला मामला है, ये मैं डिस्ट्रिक्ट पे नहीं जाऊँगा तो बहुत ऊपर पे आता है, क्लब्स पे आते हैं। सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है, जब भी क्लब एसोसिएशंस के रोले पड़ते हैं या आपस में जब भी कोई इशू बने, सबसे ज़्यादा ना क्लब एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उसको मसला पड़ता है, ना उसके मैनेजर को पड़ता है, ना उसके किसी स्टेक होल्डर को पड़ता है। जो प्लेयर है वो बेचारा रगड़े में जाता है, प्लेयर और कोच जाता है। क्यों? कोच ना किसी चीज़ में होगा, ना प्लेयर किसी चीज़ में होगा, सिर्फ मसला क्या होगा, ये उस क्लब का लड़का है, इसको डिस्ट्रिक्ट से भी निकालो, फर्स्ट क्लास तो बहुत दूर की बात है ना, मैं कह रहा हूँ रीजन की बात है, इसको उससे भी निकालो, आखिर वो लड़के कहाँ जाएं? तीसरा जो आपने एक बात की है, यहाँ पर जितने इस्लामाबाद के अंदर है, हम इस्लामाबाद में खुद बैठे हुए मैचेस खेलते हैं जाके, आपको क्या या मुझे दुख नहीं होता इस चीज़ का कि यार हम बैठ के पूरा दिन टीवी के ऊपर तो बात करते हैं क्रिकेट पर, डेवलपमेंट पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इस्लामाबाद में मुझे बताएं ऐसा कौन सा क्लब खुला हुआ है जहाँ पर कल कोई आप अपने बच्चे या मेरे बच्चे भिजवा सकते हैं जाके वो अच्छी ट्रेनिंग ले सकें? आपके पास नहीं है।
नहीं वो बहुत दूर है वो थोड़ा सा दूर नहीं, है। ये मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरी कुछ दोस्तों से भी बात हुई, मैं एक जगह ग्राउंड के बारे में कह रहा था तो उन्होंने कहा यार बहुत दूर है। मैंने कहा आजकल के दौर में क्या दूर होता है मैं यार। उस चीज में नहीं, मैं बेसिकली बात करूं वो नहीं आपको कह रहा, बेसिक बात करो अपने खाते की बात करो कि नजदीक तरीन मेरे लिए हो। ये इन्होंने बात की ना, क्लब में सिस्टम ठीक है, लेकिन आपको क्लब से खेलना भी वो भी एक चैलेंज है। मतलब आप क्लब का ऐसा तो बन जाते हैं, लेकिन वो क्लब से जब आप खेलते हैं, कितने मैचेस आपको मिलते हैं, क्या प्लेइंग 11 में आप होते हैं नहीं होते, वहां भी एक पॉलिटिक्स। देखिए आप खुद एक क्लब का, आप एक खुद क्लब का हिस्सा लैशिंग कर रहे हैं। मैं खुद क्लब क्रिकेट इस्लामाबाद में शुरू की। मुझे याद है कि मुझे क्लब क्रिकेट के मैच में डेब्यू करते करते महीने लग गए। उससे पहले मेरी राइटिंग अच्छी थी तो मैं स्कोरिंग किया करता था। और मेरे लिए एक एजाज की बात थी कि हमारे क्लब में 2-3 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो मुझे खाली एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर पहले मैच में जगह मिल गई। आजकल के बच्चे तो आते हैं, अगले दिन उनको पहला मैच मिल जाता है। मैं हसन नवाज की आपको मिसाल लेता हूँ ना, अगर 13 साल का हसन नवाज लेशिंग क्लब से नहीं खेलता, या वो 5 साल लगा के वहां सीखता ना, और या उसकी स्ट्रेंथ पे नेशनल अंडर 19 ना खेलता, तो शायद आज उसका कैरियर वही लिया में कहीं खेल रहा होता। तो ये आपको एक्सपोजर देना पड़ता है, जो टैलेंट होता है उसको एक्सपोजर देना पड़ता है, देखना पड़ता है। और जो क्लब चलाते हैं, जिस तरह ये हैं अब राय साहब है, अब क्लब चलाते हैं, उनकी भी एक आई होनी चाहिए। लेकिन राजा कि भाई इसमें टैलेंट है, अब जिस तरह इनका एक क्लब है, मैं एक चीज मैं जरूर जिक्र करूंगा जो मेरी आप तीनों से ही गुजारिश है कि इस पर जरूर रोशनी डालें। वो ये है कि अब जिस क्लब की हम अभी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, वहाँ से जहादाद खान पाकिस्तान के लिए खेले हैं, सलमान इरशाद उस क्लब के अंदर हैं, और मजीद कितने नाम आने वाले वक्तों में मिलेंगे। लेकिन मोई शाह साहब, सबसे बड़ी ज्यादती क्या होती है कि अगर वो क्लब जो है उस क्रिकेट एसोसिएशन के वो फेवरेट मॉडल में नहीं आता, तो उनके इस लेवल के टैलेंटेड प्लेयर्स को ट्रायल्स में जो है वो, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है वो रद्द कर राजा साहब का आपने जो 2 नाम लिए, सलमान इरशाद और जानदाद, बड़े क्लास के टैलेंटेड प्लेयर हैं। और भाई अगर ये न खिलाते या वो क्लब का ऐसा न बनते तो शायद नजरों में ना आते। इसी तरह से बहुत ऐसे प्लेयर हैं मौजूद, मैं आपको बता दूं, जिनको एक क्लब से दूसरे क्लब में ट्रांसफर करके उनको बिल्कुल उनका कैरियर ही खत्म कर दिया गया। आपने अपने वक्त में कितने देखे होंगे? उनको बेंच पे बिठा दिया गया, और बेंच पे उनका टैलेंट जाया हो गया। और जो प्रोग्रेस होती है, एक टीम्स में एक प्रोग्रेस होती है। आपको अगर 16-17 साल का लड़का है ना, 15-16-17 साल का, उसको एक कंसिस्टेंट एक एक्सपोजर चाहिए। अगर वो डोमेस्टिक लेवल पे, क्लब लेवल पे उसको ना मिले, तो उसका जो टैलेंट है वो फिर खत्म हो जाता है, और फिर इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं रहती। ये देखने वाली बात है, क्या उसको एक्सपोजर वो दिया जाता है, और क्या वो उसकी जो रिस्पेक्टिव एसोसिएशन है, मैं उस सिटी एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखने वाली बात। और ज्यादातर नहीं होता। मैं पहले भी, मैं यहाँ से आप यहीं से स्टार्ट दिया था, मैंने कहा बड़े बड़े ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें 15-16-17 साल में नजर आए कि इनमें बड़ा टैलेंट है, लेकिन वो ऐसे गायब हो गए क्योंकि उनको रिस्पेक्ट, एक्सपोजर नहीं मिलता था, उस क्लब में नहीं मिलता था। अगर क्लब में मिल भी जाता था, उनकी रिकग्निशन वो सिटी एसोसिएशन वाले नहीं करते थे, तो वो बिल्कुल गायब हो गए, सीन से गायब हो गए। तो बड़े लकी होते हैं कि जो आगे निकल के चले जाएं, जो नजरों में आ जाए बिल्कुल टैलेंट। जी राज साहब, मैं एक मिनट कमेंट ले लूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी मैं मतलब इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। शाह साहब ने बड़ी डिटेल से माशाल्लाह डिस्कस किया सारा कुछ। इसमें देखें, जब भी एसोसिएशन इस तरह के काम करती है, देखें हम लोग क्लब चला रहे हैं, काफ़ी टाइम से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पे आपको अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको अपने पैशन से काम करना पड़ता है। ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे आपको जो है वो फंड्स मिल रहे होते हैं। इवन हम भी पीसीबी को हर साल अपने क्लब की फ़ी जमा करवाते हैं, जिसकी, और हमें वहाँ से इन रिटर्न जो है वो पीसीबी के टूर्नामेंट्स मिलने चाहिए, जो कि एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, लेकिन वो हमें नहीं मिलते। अब होता ये है कि अगर मनपसंद क्लब आप एसोसिएशन के नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि उसमें उस क्लब के साथ, उनके प्लेयर्स के साथ एक टसल डाल दी जाती है। देखिए हमारा सिस्टम सारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही था। अब बहुत सारी चेंजेस इसमें आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से देखें हम सबसे पहले अपने प्लेयर का जो माइंडसेट है ना, उसके साथ खेलते हैं। हम उसे कहते हैं कि यार आप इस तरह करो, फलां अकेडमी में आ जाओ, फलां क्लब में आ जाओ, आप वहाँ से खेल जाओगे। जब तक हम अपने प्लेयर्स का माइंडसेट ही ठीक नहीं करेंगे, देखिए हमारे ईमान की कमज़ोरी है। सबसे पहले मैं तो यहाँ पर ये ऐड करूँगा कि हमारे ईमान की कमज़ोरी है। देखिए अल्लाह की ज़ात की जो चीज़ें हैं, जो अल्लाह पाक ने करनी है वो उसने करनी है। आपने अपनी हार्ड वर्क करनी है, अपनी मेहनत करनी है, लेकिन लोगों को राइट प्लेस से भी हटा के
खिलाड़ियों को राइट क्लब से भी निकाल के कहा जाता है। जिस तरह पिंडी की मिसाल आपको मैं देता हूं कि यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही एकेडमी के प्लेयर्स का राइट बनता है, 70-80% खिलाड़ी सिर्फ एक एकेडमी के खेलते हैं। अभी भी आप फर्स्ट क्लास की टीम देख लें, अंडर 19 की टीम देख लें, अंडर 17 की देख लें, अंडर 15 की देख लें, अब वहाँ पे एक ऐसा एक साइलेंट मैसेज क्रिएट किया जाता है कि यार जो इस एकेडमी का ऐसा बनेगा सिर्फ वो खेलेगा। आप नाम अब नहीं होता लेना क्या चाहते, है, आप नाम नहीं लेना होता चाहते, क्या मैं है? ले लेता हूँ नाम, होता मैं क्या ले है? लेता जी अहमद हूँ। भाई। मतलब बड़ा सिंपल है कि किसी ने भी क्रिकेट खेलनी हो तो बाजवा क्रिकेट एकेडमी में दाखला ले। देखिए बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारी बाजवा एकेडमी भी है और भी मैं देखिए मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता देखिए, कि इस्लामाबाद में बहुत अरसे तक रह के डायमंड क्रिकेट एकेडमी में चले मैं गए। अहमद भी उनको इतनी वैल्यू देना नहीं चाहता। बेसिकली उनकी कोई वर्थ नहीं है ना। देखिए अल्लाह की ज़ात है कि जब आप एक खिलाड़ी मेहनत करता है, जायदाद की मिसाल ले लेते हैं ना, हम तो किसी एसोसिएशन के पास नहीं गए, हमने तो किसी के आगे जो है वो भीख नहीं मांगी कि यार इसको खिला दें, ये करें। हम प्लेयर को तैयार करते हैं कि वो उस लाइन में खड़ा ही ना हो जिसमें सारे खड़े होते हैं। हम उसको ऐसा तैयार करेंगे जो भी प्लेयर आएगा कि वो अलग से नजर आए। हमारे पास एक ठीक है और अहमद बड़े भाई? टैलेंटेड विकेट कीपर बैटर हैं, वो हमारी टीम का भी हिस्सा है, खुजैमा। वो सारा गुस्सा जो है ना फिर मैच में निकाल देते हैं इन चीज़ों का। तो वो ये भी कह रहे हैं कि एक साका एकेडमी भी है, तो मुझे बिल्कुल याद मैं है। बिल्कुल इसमें एक चीज सिर्फ ऐड करूंगा आप प्लीज कि इसमें देखें कि रावलपिंडी की अगर हम बात करते हैं, रावलपिंडी की वो सरजमीन है जिससे इतने इतने बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान को मिले हैं। सर अभी शादाब खान खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं, जांदाद खेले हैं, सोहेल तनवीर खेले हैं, शुएब अख्तर खेले मोहम्मद आमिर चला जाऊंगा ना पीछे, अभी सोहेल तनवीर, मोहम्मद आमिर, शुएब अख्तर, बड़े बड़े नाम आप ले लें। लेकिन देखें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इस तमाम तर जो चीज़ें आपको मैंने बताई, हकाइक बताए, इसके बाद हुआ क्या हुआ? ये कि जेलम की टीम से आपकी पिंडी की टीम हारती है डिस्ट्रिक्ट में, चकवाल की टीम से पिंडी की टीम हारते हारते बचती है, अटक की टीम से जिनके पास ग्राउंड्स भी नहीं है सर। देखिए जब आप ये वाले काम करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट यहीं से आएगा ना। आपके अंडर 19 क्रिकेट हो तो वो भी आप हार जाते हैं, आप जेलम से हार जाते हैं, आप चकवाल से हार जाते हैं। तो पिंडी की जो टीम थी वो फर्स्ट क्लास में थी, बहावलपुर की टीम फर्स्ट क्लास खेल रही है, और पिंडी की टीम इतने सारे टेस्ट प्लेयर्स प्रोड्यूस करने के बाद, उमर अमीन का भी मैं नाम लेना भूल गया, अभी ग्रेड 2 खेल रही है। तो जब तक मेरे ख्याल से बुनियादी जो ढांचा है क्रिकेट का उसको बेहतर नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कभी भी जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कभी ठीक होगी। उसकी जो बुनियाद है वो क्लब क्रिकेट और आपकी डिस्ट्रिक्ट वो क्रिकेट। और हमेशा रहेगी। आप इस मॉडल को चेंज नहीं कर सकते फास्ट ट्रैक प्रोसेस में। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी? अभी जब मैं सरे के एक सेटअप के अंदर मौजूद था तो मैं वही फिर बात करूंगा। ठीक है, क्लब क्रिकेट तो यहाँ पर हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की भी हम बात करते हैं। सरे क्लब क्रिकेट के अंदर कम से कम अराउंड कोई आते हैं 160-170 क्लब्स हैं, रजिस्टर्ड क्लब्स की बात करें जो प्रॉपर क्लब्स हैं, जिनको फंडिंग भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। उस आपको काउंटी के अंदर, चैंपियनशिप है, बिल्कुल। ए ग्रेड है, बी अपना कैटेगरी है, तो उनको उस हिसाब से अपना जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उस सब क्लब्स की मैं चलें ए से लेके मैं डी कैटेगरी तक जाता हूँ। डी बहुत पीछे क्लब्स हैं जो न्यूली अपना बिल्डअप क्लब्स हैं। उन सब का सिंक्रोनाइज ऑनलाइन सिस्टम है। कौन सा लड़का किस, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ मैचेस हैं, प्रोज उनसे मैचेस सैटरडे को होते हैं, किस लड़के ने सैटरडे के अंदर किस मैच के खिलाफ टीम में परफॉर्म किया, कौन से ग्राउंड पे किया है। हमारा सबसे बड़ा एक इशू क्या है कि अभी तक सेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशू है सबसे बड़ा। लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशू है, क्रिकेट बोर्ड का इशू है, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बैठी हुई है उसका भी कुछ काम बनता है। लेकिन तब काम बनेगा जब आप ये चौधराहट होती है ना कि यार वो बड़ा बंदा है उस इलाके का, उसको बना दो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का, जिसको क्रिकेट से कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, मुझे पता आप किसकी बात उसको अपना बेसिकली पता है क्या मसला है, उसको सिर्फ पता है क्या इशू होगा। उसको इशू इस चीज़ का होगा कि मेरी चौधराहट कायम रहे, मेरे क्लब की चौधराहट कायम रहे। वो बात बिल्कुल ठीक है मुबीन भाई की कि ये हकीकतन है कि कुछ क्लब्स हैं यहाँ पर आज भी, अगर फ़ोन आता है ना मैं कि यार अवैस हमने लड़के को अगर खिलाना है पाकिस्तान अंडर 19 कौन से क्लब में तो 2-3 क्लब्स हैं जिनका आप नाम लेते हो, कहते हो वहां पर भिजवा दो, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा एक आपकी क्या कहते हैं गुड बुक्स के अंदर आते हैं। लेकिन आप एग्री करेंगे कि इसका पूरा असर ट्रायल्स के ऊपर आता है। ट्रायल्स मैंने आपको एक बात क्या की है, खाली पाकिस्तान में नहीं है भाई, ये हमारे यहाँ पर है। यूएई के अंदर मैं आपको सच बात कर रहा हूँ, यूएई क्या है, अभी नॉन टेस्ट नेशन है ना, यूएई के अंदर आप ट्रायल्स दे रहे हो, सारे लड़के वहां पर जितने फर्स्ट क्लास खेले हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां पर जो कोचेज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो यूएई के रहे हैं कोचेज, जो हमारे कोचेज रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए ना, उनको पता होता है ये किस क्लब का लड़का है। वो आके पहली गेंद जब करवाता है ना तो उसको प्रेशराइज पता है क्या किया जाता है, यार तुम्हारा तो बॉलिंग एक्शन ही ठीक नहीं है सर, मैं पीछे 26 आउट करके आया हूँ बहादुर लीग में, अच्छा चलो दूसरी बॉल कराओ, दूसरी शॉर्ट पिच करवाओगे ना, यहाँ वर्ल्ड कप के ट्रायल्स हो रहे हैं। इतना साइकोलॉजिकल आप खेलते हो एक लड़के के साथ दिमाग के। तो मुझे एक बात बताओ ना, जब क्लब्स की बात आती है, जो चौधराहट वाला क्लब होता है ना, उसका मसला क्या है, जब वो जाता है ना प्रैक्टिस अपना वार्म अप करने के लिए, उसको पता है कि मैंने 3 गेंदें किसको देख के करनी है, उस 3 गेंदों के अंदर मैंने एक भी गेंद इंप्रेस कर ली ना तो टिक हो जाना कि बस ठीक है, क्योंकि पीछे आपने न्यूज़ देनी है। मैं बिल्कुल इसको कंक्लूडिंग नोट पर लेकर आता हूँ, फिर मजीद भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
ज़रूर खराज तहसीन पेश करना होगा कि उन्होंने एक वक्त पर ऐसा फ़ैसला लिया है कि जिसके ऊपर अब चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे कि वो किस, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ फ़ैसला मानी नहीं रखता, इसके बाद क्या होगा ये डिफ़ाइन करेगा कि आपकी क्लब क्रिकेट में। बार बार ये ख़ास तौर पर इस्लामाबाद का रेजिडेंट होते हुए मेरे ख्याल से मैंने ये चीखो पुकार हर जगह पे की है कि खुदारा हमारी क्लब क्रिकेट को बचा लें आके। और ये मैं फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहूँगा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की क्लब क्रिकेट जो है वो इस वक्त आपकी तरफ देख रही है, वो बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं और वो मुंतज़िर हैं कि क्लब क्रिकेट जो है दोबारा उस रूज पर जाएगी जिसके ऊपर वो हुआ करती थी साल 2000 से लेकर 2007 और 8 और 9 तक। मैं ये ज़रूर कहूँगा वो वाला जो एक दौर था उसके अंदर बहुत सारी क्लब क्रिकेट बड़ी कंपेरेटिव थी। और मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करूँ, फिर हमने ट्राई सीरीज़ की बात करनी है कि एक बार ट्रायल्स हो रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, तो मरहूम जो हैं वो कर्नल नौशाद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो वहाँ पर जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि कर्नल साहब मैं भी ट्रायल देना चाहता हूँ। तो नौशाद साहब ने कहा यार तुमने खेलनी है? मैंने कहा नहीं, मैं बस कुछ चीज़ें मुझे पता लगी हैं, मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चलो तुम इतने बजे आ जाना, मैं आई विल मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट ट्रायल्स में अपेयर हो जाओ। तो इस्लामाबाद के एक ग्राउंड के अंदर ट्रायल्स हो रहे थे, मैं चला गया, एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर वो ट्रायल ले रहे थे, तो मैंने जानबूझ के क्लब का नाम नहीं लिखा और मुझे ये ज़रूर पता था कि लाइंस किस क्लब की कहाँ बनी हुई है, और मैं जानबूझ के एक ऑपोजिट लाइन में खड़ा हो गया। आप यकीन कीजिए मैंने 3 गेंदों का सामना किया, तीनों दो फास्ट बॉलर थे, एक लेग स्पिनर थे, जो तीनों मैंने जिधर बाउंड्री से बाहर फेंकनी थी, थोड़ी बहुत क्रिकेट हम खेल लेते हैं तो हमने फेंकी, और 3 डिलीवरीज में सेलेक्टर ने फैसला कर लिया कि आप बाहर आ जाएं। और उसके बरक्स एक और साहब थे जिन्होंने वहाँ पर ट्रायल्स दिए, मेरे बाद दिए, जैसे भी दिए मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूँगा, ये इस्लामाबाद के ट्रायल्स थे। और वेरी नेक्स्ट डे जब लिस्ट लगी इस्लामाबाद की तो हमें पहले से पता था किन प्लेयर्स ने सिलेक्ट होना है, लेकिन जिन्होंने मेरे बाद ट्रायल दिए थे वो रावलपिंडी से सिलेक्ट हो गए और वो वहाँ खेले। अब आप इमेजिन करें, ट्रायल उन्होंने इस्लामाबाद में दिए, नाम उनका पिंडी से आ गया। तो ये इस लेवल के ऊपर चीज़ें हुई हैं कि मैं वो नाम लेना तो खैर अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन ये आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे इस क्लब क्रिकेट और इस रीजन के साथ या डिस्ट्रिक्ट के साथ कितनी ज़्यादती और जुल्म किया गया। और हम फिर उम्मीद करते हैं कि खुदारा क्लब क्रिकेट को जो है वो बचा लें और यहीं से हमें जो है वो प्लेयर्स मिलेंगे। एक और भी बड़ी ज़्यादती होती रही कि दूसरे शहरों के लोगों को यहाँ पर ला कर तो यहाँ से खिला दिया कि सिर्फ अपने नंबर्स पूरे हो जाएं, तो ये भी बड़ी एक ज़्यादती जो है इन 2 शहरों के साथ हुई है। खैर ट्राई सीरीज़ की बात ज़रूर करनी है। पहले सैयद मोहम्मद अवैस जो हैं इनकी दिल आज़ारी हुई है कल UAE की तरफ से, तो इनसे हम ज़रूर जो है वो ताज़ियत भी करेंगे, लेकिन आप कुछ कहना भी चाहेंगे नहीं आप मतलब यार मेरे लिए ये था कि कल शायद एक अपसेट होना, अपसेट तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान राइवलरी तो अब है, वैसे ही राइवलरी UAE और अफगानिस्तान की बहुत अरसे से, जब हम भी खेलते तब से है। कल मुझे माइंडसेट समझ नहीं, आपने अच्छी बात है एक बॉलिंग चेंज की, आप लेफ्ट आर्म पेसर लड़के को नहीं, क्योंकि वो नया लड़का है, उसने लेके आप उसने बॉलिंग यूनिट अच्छा किया। आपकी बॉलिंग यूनिट में थोड़ा सा मुझे नजर आता है कि कंसिस्टेंसी एक्सपीरियंस की नहीं है, थोड़ा सा कमी है उसके अंदर। पेसेस आपके बहुत अच्छे हैं। जब बैटिंग ऑर्डर की बात आती है, आपके पास बड़े अच्छे लड़के थे। आर्यन लकड़ा था जो अंडर 19 भी खेला हुआ लड़का, वो ओपनर भी था, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी था। आई डोंट नो उसको बाहर आपने क्यों किया हुआ सीरीज में। राव आपके पास एक पेस बैटरी थी, उस लड़के को आपने बाहर बिठा के रखना है। फिर जब एक्सपीरियंस की बात आती है, मिडल ऑर्डर के अंदर आसिफ लाला एक बहुत बड़ा नाम है। आसिफ खान क्योंकि डोमेस्टिक खेलता रहा, कल बाजू वगैरह खेलता रहा, जब बाजू की बात कर रहे थे 54 शायद उसने मैचेस खेले हुए हैं। वो नजर आता है कि इनएक्सपीरियंस है मिडल ऑर्डर के अंदर। खाली आसिफ की जिम्मेदारी नहीं है कि हर मैच के अंदर जाके परफॉर्म करे, आपके दूसरे लड़कों की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये एक खुशाइन बात है कि आपकी दिल आज़ारी ज्यादा अफगानिस्तान से हारने से हुई है, हमसे हारने से नहीं हुई। यार तो ये थैंक यू कि आपने क्लियर कर दिया। अपनी टीम है ना, इसलिए नहीं ये तो अब आपने एक चीज शुरू कर दी, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज पता क्या था, 2 टीमें अगर मोहम्मद वसीम की बात करें, बहुत से लोग ना तनकीद इस चीज पे करते हैं कि यार वो एड़े टेढ़े अपना जी वो किस किस्म की आपने फिनिशर था, लेकिन एक नंबर 1 आपके पास एक स्पिनर सामने लगा हो, वो कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ प्ले, जब सामने छक्का लगता है दैट शोज के कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है। मैं जारी बात है ट्राई सीरीज तो चल ही रही है, उसके बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन 2 बड़ी रिटायरमेंट्स हैं। मैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट ही है, जल्दी से मोहित शाह साहब के कमेंट्स ले लूं। दोनों बड़ी डिफरेंट रिटायरमेंट्स हैं, लेकिन आज सेम दिन पे गई हैं। एक तरफ आसिफ अली है और दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क। देखिए पहले तो मिचेल स्टार्क की बात बिल्कुल करनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए उनकी बात। और जिस तरह मिचेल स्टार्क ने रिटायरमेंट ली है, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है फॉर एवरीवन, फॉर एवरी इंटरनेशनल क्रिकेटर। मैं कहूँगा उन्होंने क्या कहा अपनी रिटायरमेंट में, उन्होंने कहा कि मैं फुली कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल, दैट टेस्ट क्रिकेट इज माय प्रायोरिटी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लीग खेलूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लीग खेलूंगा और कैरिबियन लीग भी खेलूंगा और PSL भी खेलूंगा और IPL भी खेलूंगा। देखिए IPL से वो कहते हैं ना, उनको एक बाल के लाखों रुपए मिलता है। ये बड़ा एक वो पीछे पॉपुलर हुआ कि वो एक बाल कराते हैं तो वो एक बाल कितने की पड़ती है IPL को। ये भी है। अगर पैसे की बात आती
तो वो कभी T20 से रिटायरमेंट न लेते। हालांकि वर्ल्ड कप आ रहा था। वर्ल्ड कप आ रहा है और दूसरा एक्सपोजर की बात आती, लेकिन उनके जहन में बैक ऑफ द माइंड क्या है, उन्होंने कहा कि जितना मैं टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे टेस्ट क्रिकेट अच्छी लगती है, मुझे कोई क्रिकेट अच्छी नहीं लगती। मैं अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट रखना चाहता हूँ। और क्या खूबसूरत बात है, मतलब है नॉट फॉर, मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, बट फॉर क्रिकेट ओवरऑल, कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट और वो तमाम जो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार्स भी हैं, किसी और मुल्क के भी सुपरस्टार्स हैं, उनको ये बात ज़रूर ज़हन नशीन करनी चाहिए कि जो क्रिकेट होता है वो टेस्ट क्रिकेट होता है, और आपकी 100% हमें टेस्ट क्रिकेट में आपकी सारी जो एफर्ट्स है ना वो चाहिए होती है। पहचान ही टेस्ट क्रिकेटर, पहचान ही टेस्ट क्रिकेट। और जो हमारे खासकर हमारे कुछ प्लेयर, मुझे अफसोस होता है, देखें स्टार्क से बड़ा इस वक्त मैं कहता हूँ जिसने प्रूव करके बताया, ही इज़ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, और आज का नहीं, पिछले मेरे ख्याल अगर 2 डिकेड की बात करें, उनसे अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है। वसीम अकरम के बाद शायद वो इतने ज़बरदस्त किस्म के लेफ्ट आर्म पेसर हैं। उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है, उन्होंने एक राह दिखाई है सबको, और वो मैं अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर पे भी कि वो भी इनकी नकल करें, तलकीद करेंगे, कॉपी करेंगे, और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा फोकस करके टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएंगे। और दूसरा आसिफ की बात आपने की, थोड़ी सी जरूर बात करूंगा। आसिफ बहुत बड़ा टैलेंट था, काश कि वो अपने टैलेंट को 100% जस्टिफाई कर देता। अच्छा, एक चीज है, मोहित शाह साहब ने ऑस्ट्रेलिया की तो बात कर दी, इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि एशेज आ रही है। तो अगर वो जो मिचेल स्टार्क अब आपको एशेज में नजर आने वाले हैं ना, वो पहले ही इतना वाजे फर्क था बॉलिंग का कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया अवैस आपका, मोहित शाह साहब आपका, राज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। जाने से पहले आपको ये जरूर बताएंगे कि आईसीसी ने वुमेन्स, जब आप टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक वाजे इंक्रीज हमें फाइनेंशियल मॉडल के अंदर नजर आया, और हमेशा से आ रहा है। पिछले 3 सालों से हर साल के साथ वुमेन की जो प्राइज मनी है वुमेन्स क्रिकेट की, वो बढ़ती ही जा रही है। और आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा इंक्लूसिविटी जो है वो हमें नजर आएगी कि बहुत ज़्यादा और ऐसे ममालिक हैं जिन तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज़रूर जाएगा। यही था आज का प्रोग्राम। हम आपसे ज़रूर इजाज़त चाहेंगे, और लेकिन हमारी टीम ने आपके लिए एक बड़ी शानदार रिपोर्ट आज तैयार की है। जब हम गेम्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं या हम फनी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो इन दोनों एंगल से हम आपके लिए बड़ी मुनफरिद चीज़ें लेकर आते हैं। तो हमारी टीम को एक बार फिर मुबारकबाद, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट आज आपके लिए निकाली है। आप वो मुलाहिजा फरमाइए, लेकिन मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ऊंटों की दौड़, जो कभी सहराओं में मेलों का हिस्सा थी, आज एक जदीद और आलमी खेल बनकर खलीजी ममालिक की पहचान बन गई है। सऊदी अरब के अल जनादिया फेस्टिवल में ऊंट रेस सबसे बड़ी पुरकशिश समझी जाती है। कहते हैं कि ऊंट रेस का आगाज 7वीं सदी में जजीरा नुमा अरब से हुआ, जब कबाइल मेलों और सहराई तकरीबात में अपने ऊंटों की रफ्तार और बर्दाश्त को परखा करते थे। आज ये खेल खलीजी ममालिक में सरकारी सतह पर मुनकिद होता है और आलमी शोहरत रखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल मरमूम और अल वस्बा के बड़े रेस कोर्सेज दुनिया भर में जाने जाते हैं। कतर का अश-शहानिया ट्रैक दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट रेसिंग स्टेडियम माना जाता है। सऊदी अरब के अल जनादिया फेस्टिवल में ऊंट रेस सबसे बड़ी कशिश समझी जाती है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ऊंट रेस ने सरहदों को उबूर करते हुए बैनुल अक़वामी खेल की शक्ल इख्तियार कर ली है। कतर में हर साल शेख तमीम बिन हमद अन निहान इंटरनेशनल ऊंट रेस में दुनिया भर के ऊंट और ट्रेनर्स हिस्सा लेते हैं। दुबई में होने वाले इस फेस्टिवल में लाखों दरहम के इनामात रखे जाते हैं। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज ऊंट फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, जहां रेस के साथ साथ ऊंटों के दरमियान मुकाबला हुस्न भी होता है। ऊंट रेस अब सिर्फ खलीजी विरसा नहीं, बल्कि एक ऐसा आलमी खेल बन चुका है जो रवायत और जदीदियत को एक साथ जोड़ रहा है। सहराओं की रेत से जन्म लेने वाली ये दौड़ अब दुनिया के बड़े मैदानों में गूंज रही है
और खलीजी सकाफत को आलमी सतह पर रोशनास करा रही है।